वेलकम फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये वीडियो है वह है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है इसका हमने वीडियो पार्ट नंबर 1 पहले ही डाल दिया है। उसका हमारा ये अगला वीडियो पार्ट है, वीडियो पार्ट नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जो उसके बारे में। तो तीनों के बारे में हम डिफरेंस निकाल के आपको बताएंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक आपको एक एक डिफरेंस के साथ साथ आपको साझेदारी फर्म के बारे में अधिक बहुत कुछ जानने को मिलेगा और कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और वहीं आपको सीमित देयता साझेदारी है उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप करने पर हो सकता है आपका एक अंतर स्किप हो जाए जो आपकी एग्जाम में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट निभाता हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। शुरू करते हैं। जो हमारा जो डिफरेंस है उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बांटा है अंतर का आधार, मतलब किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं। दूसरा है साझेदारी फर्म, मतलब यहाँ पर हम सबसे आगे रखा है साझेदारी फर्म, फिर कंपनी और फिर साझेदारी देयता साझेदारी, सीमित देयता साझेदारी। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें तो अंतर का आधार में हम अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो है वह साझेदारी फर्म पर लागू होता है। वहीं कंपनी पर बात करें तो कंपनी पर है जो कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 जो वर्तमान में है वह लागू होता है। वहीं सीमित देयता साझेदारी अधिनियम की बात करें तो इसमें लागू होता है सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008। इसके बाद बात करें तो इसका निर्माण के आधार पर अंतर करें तो साझेदारी का निर्माण अनुबंध के तहत होता है। मतलब जो साझेदारी होती है, जो पार्टनरशिप होती है, उसका जो हमारे पार्टनरशिप का निर्माण जो होता है वह एक अनुबंध के तहत होता है। वहीं कंपनी का निर्माण की बात करें तो कंपनी का निर्माण एक कानून के तहत होता है, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। वहीं एलएलपी का निर्माण की बात करें तो एलएलपी का निर्माण भी कानून के तहत ही होता है। वहीं अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो साझेदारी फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। वहीं कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, और एलएलपी को भी एलएलपी रजिस्ट्रार के पास एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसका आवागमन की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, एक साझेदारी फर्म के अंतर्गत नए पार्टनर का आने का और पुराने पार्टनर के जाने का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। वहीं इसके अंतर्गत कंपनी के अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नए पार्टनर आए चाहे कंपनी के अंदर पुराना पार्टनर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार से एक एलएलपी के अंतर्गत भी इस प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करें सार मुद्रा यानी मोहर की, तो साझेदारी फर्म की कोई सार मुद्रा नहीं होती है। वही कंपनी की एक अपनी अलग से सार मुद्रा होती है और एलएलपी की भी एक अपनी सार मुद्रा होती है। संपत्ति का स्वामित्व की बात करें तो साझेदारी फर्म की संपत्ति के साझेदारों के नाम होती है। जो साझेदारों की साझेदारी फर्म है उसकी संपत्ति जो होती है वह साझेदारों के नाम ही होते हैं। वहीं कंपनी की बात करें तो कंपनी की संपत्ति कंपनी के नाम होती है। कोई भी खरीद या विक्रय जो होता है वह कंपनी के नाम से होता है, ना कि कंपनी का जो डायरेक्टर है उनके नाम से। इसके अलावा बात करें एलएलपी में तो एलएलपी में भी जो संपत्ति खरीद विक्रय होता है वह भी एलएलपी के नाम से ही होता है, ना कि जो एलएलपी का जो डायरेक्टर है उसके नाम से। अब हम बात करते हैं नाम, तो देखिए साझेदारी फर्म के अंदर जो है साझेदारी फर्म के पीछे किसी प्रकार का शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, आगे ना पीछे। उसी लिए इसके अलावा हम देखें तो कंपनी के अंदर जो कंपनी का नाम होता है, अगर वो कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड जोड़ना होगा। वहीं अगर वह एक पब्लिक कंपनी है तो उसको लिमिटेड शब्द अपने नाम के पीछे जोड़ना होगा। जैसे आपने सुना होगा एबीसी लिमिटेड या फिर श्याम प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से नाम जुड़ा होता है। प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से जोड़ना होगा। वहीं एलएलपी की बात करें तो एलएलपी जो फर्म होती हैं उनके पीछे एलएलपी शब्द को लिखना आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या, तो साझेदारी फर्म के अंतर या फर्म तथा बैंकिंग फर्म दोनों में जो होते हैं वो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 और अधिकतम 20 होती है। वहीं निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और अधिकतम 200 होती है। सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत बात करें तो न्यूनतम 7 और अधिकतम कोई भी सदस्य सीमा नहीं होती है। इसके अलावा हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी में न्यूनतम 2 और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं।
प्रमुख दस्तावेज की बात करें तो प्रमुख दस्तावेज साझेदारी विलेख पार्टनरशिप नीड, इसके अंतर्गत जो साझेदारी फर्म होती है उसके अंतर्गत जो प्रमुख दस्तावेज होता है वो होता है पार्टनरशिप डीड, जिसे हम साझेदारी विलेख भी कहते हैं। और कंपनी के अंतर्गत बात करें तो MOA होता है, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। यह कंपनी का मुख्य दस्तावेज होता है। वहीं अगर LLP की बात करें तो LLP का एग्रीमेंट जो होता है वह LLP का मुख्य दस्तावेज होता है। मुकदमे की बात करें तो केवल रजिस्ट्रेशन फर्म ही मुकदमा कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है साझेदारी फर्म के अंतर्गत। कंपनी के अंतर्गत बात करें तो कंपनी किसी भी व्यक्ति पर या कोई भी व्यक्ति जो होगा वो कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम से मुकदमा कर सकता है। LLP के अंतर्गत भी बात करें तो किसी भी व्यक्ति पर LLP मुकदमा कर सकती है और कोई भी व्यक्ति LLP के ऊपर मुकदमा कर सकता है। लेकिन साझेदारी फर्म में कौन कर सकता है? जो साझेदारी फर्म रजिस्टर्ड होगी वही कर सकती है। आगे हम बात करते हैं विदेशी व्यक्तियों की भागीदारी। विदेशी व्यक्तियों की भागीदारी की बात करें तो साझेदारी फर्म में कोई भी विदेशी व्यक्ति भागीदारी नहीं लगा सकता है। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो कोई भी विदेशी व्यक्ति कंपनी में भागीदारी यानी साझेदारी लगा सकता है। वहीं LLP की बात करें तो इसके अंतर्गत भी कोई भी विदेशी जो होगा वह साझेदारी लगा सकता है। कार्यभार की बात करें तो साझेदारी फर्म के दिन प्रतिदिन का कार्य का जो कार्यभार है वह पार्टनर ही संभालते हैं, जबकि कंपनी के अंतर्गत दिन प्रतिदिन का कार्यभार कंपनी के संचालक संभालते हैं। LLP की बात करें तो LLP में दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं वो नामित साझेदार संभालते हैं। नामित साझेदार फ्रेंड्स वो होते हैं जो रोजाना के कार्य को संभालते हैं। मीटिंग की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, साझेदारी फर्म में कोई भी मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कंपनी के अंतर्गत अलग अलग तरह की जो मीटिंग है वह समय समय पर की जाती है। जैसे AGM मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग है, साधारण सभा होती है, जनरल मीटिंग, इस तरीके से अलग अलग मीटिंग है जो समय समय पर होती रहती है। वहीं LLP के अंतर्गत भी किसी भी तरह की मीटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दायित्व की बात करें तो लायबिलिटी की बात करें तो फर्म के अंतर्गत साझेदारों को जो दायित्व होता है वह असीमित होता है, मतलब जो उनकी लायबिलिटी होती है वह अनलिमिटेड होती है। वहीं कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके प्रति जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब सीमित दायित्व होता है कंपनी के जो संचालक होता है उसका कंपनी के प्रति। वहीं LLP के अंतर्गत पार्टनर्स का दायित्व भी सीमित होता है, अनलिमिटेड दायित्व यहाँ पर भी नहीं होता है। फाइल्स रिटर्न की बात करें तो साझेदारी फर्म में किसी प्रकार की रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो कंपनी होता है उसके वार्षिक रिटर्न कंपनी के रजिस्ट्रार को फाइल रिटर्न करने की आवश्यकता होती है। जो कंपनी की वार्षिक रिटर्न होती है वह कंपनी के जो रजिस्ट्रार है उसके पास भेजनी होती है। LLP के अंतर्गत भी वार्षिक रिटर्न है जो LLP रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है। साझेदारी सदस्यों की समापन की बात करें तो साझेदारी फर्म में कोई भी व्यक्ति साझेदार या साझेदारी अनुबंध के खिलाफ पाए जाने पर अनुमति लेकर फर्म के पार्टनरशिप को छोड़ सकता है। मतलब कोई साझेदार फर्म के खिलाफ पाया जाता है तो साझेदारी जो अनुबंध होता है उसके खिलाफ पाए जाने पर उसमें सभी पार्टनर से जो अनुमति लेकर वह साझेदारी छोड़ सकता है। लेकिन कंपनी के अंदर की बात करें तो कंपनी का सदस्य अपने अंश को किसी दूसरे को बेचकर अपना सदस्यता छोड़ सकता है। मतलब कोई भी कंपनी का सदस्य अगर कंपनी को छोड़कर जाना चाहता है तो अपने अंश को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है और वह कंपनी का सदस्यता से हट जाता है। LLP की बात करें तो LLP के सदस्य अगर कोई पार्टनर LLP का जो कोई पार्टनर है वह छोड़कर जाना चाहता है तो उसे 30 दिन पहले सूचना देनी होगी, कहाँ पर? LLP रजिस्ट्रार के पास। आगे हम बात करते हैं सदस्यों का एजेंसी से संबंध। फर्म के अंदर बात करें तो प्रत्येक पार्टनर एक दूसरे फर्म का एजेंट होते हैं, दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि फर्म के अंदर जो प्रत्येक पार्टनर होते हैं वे एक दूसरे के फर्म के एजेंट होते हैं। मतलब एक दूसरे का कार्य तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ फर्म के प्रति उनको एक दूसरे का कार्य करना होता है। वहीं कंपनी की बात करें तो कंपनी का संचालक कंपनी का एजेंट होता है, ना कि कंपनी के अन्य सदस्यों का एजेंट होता है। वहीं अगर LLP की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, LLP के अंतर्गत प्रत्येक पार्टनर फर्म का एजेंट होता है, ना कि दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है।
अगर हम बात करें साझेदारी या शेयर का हस्तांतरण की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, फर्म के अंतर्गत साझेदार अपने शेयर का हस्तांतरण दूसरे साझेदार को नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनी के अंतर्गत सदस्य अपने शेयर का हस्तांतरण किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से कर सकता है। एलएलपी के अंतर्गत एक पार्टनर अपने शेयर का हस्तांतरण दूसरे को कर तो सकता है, लेकिन पहले अनुमति लेनी होती है। अगर हम बात करें विलयन की बात करें तो एक फर्म दूसरे फर्म में विलय नहीं की जा सकती, जबकि एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी में विलय आसानी से की जा सकती है। एलएलपी में भी एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में विलय हो सकती है। डिजिटल हस्ताक्षर की बात करें तो साझेदारी फर्म में साझेदारों के पास डिजिटल हस्ताक्षर होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कंपनी के जो संचालक होते हैं उस संचालक के पास एक डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए। एलएलपी के पार्टनर के पास भी डिजिटल हस्ताक्षर होना जरूरी है। निर्देशक पहचान संख्या, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे DIN के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्म के अंतर्गत कोई भी निर्देशक जो डायरेक्टर बनता है उसके पास निर्देशक पहचान नंबर होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जो कंपनी का जो संचालक होता है, जो निर्देशक होता है, जो डायरेक्टर होता है, उसके पास अपनी एक निर्देशक पहचान नंबर होना चाहिए, और ये एक अनिवार्य है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। एलएलपी की बात करें तो एलएलपी के अंतर्गत पार्टनर फर्म के बाहर कार्य को देखता है, उसके पास ही पहचान नंबर होने की आवश्यकता है, अन्य किसी के पास नहीं होता है की आवश्यकता है। मतलब जो एलएलपी फर्म के बाहर के कार्य को देखता है, अंदर के कार्य को देखने वाले के पास किसी के पास भी जो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। हम अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, अंतर की बात करें तो मृत्यु की दशा में अंश का हस्तांतरण। फर्म के अंदर किसी पार्टनर की अगर मृत्यु की दशा हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में वैध कानूनी हकदार को ही उसका हिस्सा दिया जाता है। लेकिन जो कंपनी है उसमें कंपनी अधिनियम 2013 कहता है कि कंपनी के अंदर संचालक की मृत्यु की दशा में वैध हकदार को उसका अंश देने का हक प्राप्त है, या फिर वैध हकदार को अपनी पोजीशन लेने का हक प्राप्त होता है। मतलब ऐसे नहीं चाहे किसी को दे दिया जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जो वैध होगा, जो कानूनन लीगल अपनी आप को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है, उसी को ही उसका हिस्सेदारी दी जाती है। अगर हम बात करें एलएलपी के, तो एलएलपी के अंतर्गत पार्टनर की मृत्यु की दशा में उसका वैध हकदार को ही उसकी संपूर्ण हिस्सा दिया जाता है, लेकिन कभी पार्टनर को नहीं बनाया जाता है। लेकिन कभी भी जो पार्टनर है वह पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है उसको, मतलब जो एलएलपी के अंतर्गत अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो जो उसको मृत्यु की जगह मृत्यु होने की दशा में उसका जो उत्तराधिकारी बनता है उसको कभी पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसको उसका हक दिया जा सकता है। इस प्रकार से हम कंपनी और एक हमारी साझेदारी फर्म जो है और एक हमारी सीमित देयता साझेदारी है उसके उनके बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिफरेंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने हिंदी कोर्स चला रखा है जिसके अंतर्गत हम UGC नेट की हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वीडियो पार्ट नंबर 3 जो LLP लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट है उसका वीडियो पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।